ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 41 स्वाध्याय का अभ्यास। पंडित गुरुदत्त के थोड़े से ही सत्संग ने मेरी काया पलट दी। मुझे जालंधर आर्य समाज की समाप्ति के दूसरे दिन से स्वाध्याय का अभ्यास हो गया। पंडित गुरुदत्त की यह साक्षी मेरे लिए बहुत उत्तेजक हुई कि ऋषि दयानंद के ग्रंथों में प्रत्येक नई आवृत्ति पर नए भाव विदित होते हैं। जालंधर आर्य समाज में भी जीवन पड़ने लगा और उसके सब कार्य नियम पूर्वक होने लगे। संवत 1944 के आरंभ में वर्तमान जालंधर आर्य समाज मंदिर की भूमि में ही एक कनात के लगभग स्थान मिल गया था। उसी में 2 कच्चे कोठे बनाकर कच्ची ईंटों का बड़ा आंगन घेर लिया गया और इस प्रकार उन पौराणिकों के विरोध से छुटकारा मिला जो सदैव किराए के मकानों के मालिकों को हमें निकाल देने के लिए भड़काया करते थे। वकालत और सच्चाई का मेल दुस्तर। मेरी मुख्तारी का काम इस वर्ष के आरंभ में खूब चमका। उस समय जालंधर में फौजदारी के प्रसिद्ध धड़ल्लेदार वकील बूढ़े बीची साहब थे। उनकी भी आसपास धूम मची हुई थी। सभी अभियुक्त उन्हीं की प्राय सहायता चाह करते थे। वे रंगीले चारवाक के चेले थे, इसलिए फौजदारी करने वाली जाट आदि जातियों में यह प्रसिद्ध था कि जो दुनिया के सब भोगों में निशंकल नहीं है वो फौजदारी का अच्छा वकील नहीं हो सकता। मैं मध्यमासादि का विरोधी होने से फौजदारी के काम से बहुधा वंचित रहता था। अकस्मात मुझ पर विश्वास रखने वाले एक जाट सरदार ने मुझे एक मुकदमे में अभियुक्त की ओर से भुगताया। मिस्टर बीची ने मुझे उस मुकदमे में पैरवी करते देखा। उनको मेरा काम पसंद आया और कुछ दिनों पश्चात अपने बड़े मुकदमों में सहायता के लिए उन्होंने मुझे अपने साथ रखवाया। बस फिर क्या था, धूम मच गई और मुख्तारी में ही मेरी आमदनी बहुत से वकीलों से भी बढ़ गई, क्योंकि मेरे पास दीवानी का काम भी काफी आता था। किंतु यह सारी कमाई हुई प्रसिद्धि कुछ महीनों के पश्चात ही अप्रतिष्ठा में बदल गई। इसका कारण यह था, मेरे पास एक मुंशी मुकदमा लाया। बही हिसाब के रूप से 1000 रुपयों का साधारण दावा करना था। मैंने बही देखी तो 1000 रुपयों की बाकी पर टिकट न था, इसलिए कह दिया कि उस साक्षी पर दावा नहीं चल सकता। दावा चलने का एक और सीधा ढंग था, वह भी साहूकार महाशय को बतला दिया। उस समय तो साहूकार महाशय चले गए, किंतु कुछ दिनों के पश्चात उसी बाकी पर अपनी ओर से टिकट लगाकर अर्जी दावा लिखवाकर दायर करवा दिया। पहली पेशी के दिन मेरे मुंशी से मिलकर मुख्तारनामे पर मेरे हस्ताक्षर करा लिए। इन हस्ताक्षरों की कहानी भी बड़ी मनोरंजक है। यदि प्रातःकाल ही मुझसे हस्ताक्षर मांगे जाते तो मैं बही को देखना चाहता, इसलिए जब मैं कचहरी के लिए बग्गे में चढ़ने लगा तो मुंशी जी ने मुख्तारनामा पेश किया। मैंने पूछा कि बही आदि देखनी चाहिए। मुंशी साहब बोले, हजूर, मामूली बही हिसाब पर 1000 रुपयों का दावा है, 50 रुपये फीस देता है, 25 वसूल हो चुके हैं, सिर्फ एक पेशी का काम है। हजूर इस पर क्यों चू चरा करने लगे? जिस मुकदमे में 20 रुपयों की आशा हो उसमें 50 रुपये मिले तो सिवाय इसके और क्या हो सकता था कि मुख्तार साहब रासों को हिलाकर बड़ी कचहरी की राह लेते। बड़ी कचहरी से काम करके मुंसिफी में लौटा तो उसी मुकदमे के लिए मेरी प्रतीक्षा हो रही थी। मुंसिफ अचूराम साहब मेरे बड़े कृपालु थे। जवाब दावा मेरे हाथों में देकर कहा कि मैं विवादास्पद विषय नियत कर दूं। मुद्दाले हका जवाब दावा पढ़कर मुझे संदेह हुआ। मैंने अपने मुवक्किल मुद्दई से मुंह की ओर देखा और बही का हिसाब निकाला। बस निश्चय हो गया कि मुद्दई साहब की सब कारस्तानी है। मैंने मुंसिफ साहब से कह दिया कि मुकदमे में जालसाजी होने के कारण मैं उसमें पैरवी नहीं करूंगा और मुंशा के
मुंशी को आज्ञा दी कि 25 रुपए प्राप्त किए हुए वापस कर दे। मुंशी साहब ने अंग्रेजी में बहुतेरा समझाया कि इससे मेरी प्रसिद्धि उल्टे प्रकार की हो जाएगी और मेरी आर्थिक दशा को हानि पहुंचेगी, किंतु मैंने एक न मानी और अपना बयान देकर घर लौट आया। मेरी इस सर्वसाधारण की दृष्टि में निर्बुद्धता का असर दूसरे दिन ही प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। जो मुकदमे वाला मेरे पास आने को तैयार होता, अन्य वकीलों मुख्तारों के मुंशी उसे यह कहकर विचलाते, अबे अपने मुवक्किलों का गला घुटवाने के लिए मुख्तार के पास जाकर क्या करेगा? चल ऐसा वकील कर जो अपने मुवक्किल के लिए सब फन फरेब खेलने को तैयार हो। मुझे धोखा देने वाला मुंशी दूसरे ही दिन चलता कर दिया गया। मेरे पास केवल काशीराम आर्य समाजी ही रह गए थे। दूसरे मुंशी की आवश्यकता न रही क्योंकि काम ही कम हो गया। उधर काशीराम जी भी मेरी नौकरी छोड़ने को तैयार हो गए। वेतन में उन्हें 10 रुपए मासिक देता था, किंतु प्रति मुकदमा 1 व 2 रुपए ऊपर से लेने पर उनकी आमदनी 35 रुपए व 40 रुपयों तक पहुंच जाती थी। अब भूखों मरने लगे तो आर्यत्व का पक्ष कहाँ तक करते। मैंने मासिक 15 रुपए करके उनका कुछ संतोष किया, किंतु मेरी आमदनी 500 रुपए से उतरकर 150 रुपए के लगभग ही रह गई थी। किंतु सब दिन जात न एक समान। 2 मास में ही मेरी करतूत को सब भूल गए और नए मैदान में नई खेती बोते हुए मेरी आमदनी फिर बढ़ने लगी। क्रमशः